हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होंगी। हमारा जो नॉर्सेट का एग्जाम है बहुत करीब आता जा रहा है। आप सभी को पता है सितंबर में हमारा नॉर्सेट का एग्जाम होने वाला है, जो कि बहुत पास आता जा रहा है, दिन ब दिन निकलते जा रहे हैं। और आज रक्षाबंधन का समय है, आज रक्षाबंधन का दिन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। अपने घरों पे सेफ रहें और खुश रहें। आज की इस क्लास के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में करेंगे, जो कि आप सभी को पता है कि हम हमारी जो सीरीज चल रही है, हमारी जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है 45 डेज क्लासेस की, उनके रिगार्डिंग हम हर वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। और मैं आपसे हर वीडियो के अंदर कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट सवाल हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो उसी तरह से इंपॉर्टेंट सवाल कुछ और भी लेके आए हैं हम आपके लिए, तो उनको सबको पढ़ना है और क्या करना है, उनका रिवीजन करना है और किसी भी टॉपिक को वहां से नहीं छोड़ना है। जिस भी टॉपिक को हम इंक्लूड कर रहे हैं उस टॉपिक को आप कंप्लीट पढ़िए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हम उस टॉपिक को आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आगे बात समझ में? चलिए, अगर कोई क्लास के अंदर किसी भी कोई डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा हमारे सपोर्टिव नंबर्स के बारे में, जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए होते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ, 9057064291, ये हमारे सपोर्टिव नंबर्स हैं। आप इस पे कॉल करें, मैसेज करें और यहाँ से अपने डाउट जो है वो सारे सॉल्व कर लें। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल भी चलता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। डे बाय डे क्लासेस वहाँ पे अपडेट होती हैं और वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए जाते हैं। तो प्लीज वहाँ पे जाके देखें, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और रोज अपडेट रहने का मौका मिलेगा। आगे बात सच में? चलिए, आज की क्लास को हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं कि हौसला रख अपने इरादों में, हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। ना हारना है ना लौटना है, ना हारना है ना लौटना है, बस मंजिल को, केवल मंजिल को पाना है, बस केवल मंजिल को पाना है। आगे बात समझ में बच्चों कि अपना जो हौसला है उसको टूटना नहीं है। काफी बच्चों का मेरे पास फोन आता है कि सर हम जो टेस्ट सीरीज हमने ली है वगैरह वगैरह कोचिंग से, उस कोचिंग में हमें हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं। तो आपको उन चीजों से घबराना नहीं है, क्योंकि बच्चों को एक पर्टिकुलर कोचिंग की नोट्स है, पर्टिकुलर कोचिंग की टेस्ट सीरीज है। तो ऐसा पेपर वहां पे नहीं बनता है। वहां पे सारे बच्चों को रख के ही उस पेपर को बनाया जाता है। नॉर्सेट का जो पेपर बनता है वो इजी, हार्ड, मीडियम सब तरह का बनता है। तो किसी भी क्वेश्चन, किसी भी अपने टेस्ट सीरीज से अपने आप को जज ना करें, ठीक है? तो बस मैं यही कहूंगा, आप जो अपनी कंटिन्यूस में चल रहे हो वो चलते रहें, कुछ अपडेट चीजें पढ़ें, कुछ अपडेट नया पढ़ें और हमारी क्लासेस जरूर लें। आगे बस में मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करता हूं, लेकिन आपको चीजों का ज्ञान हो जाता है कि सर किसने किस तरीके से आप किन किन टॉपिक्स को कवर कर रहे हो यहाँ पे, वो आपको मैटर करता है। आगे बात समझ में? तो सारे टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है स्केलेटन नर्सिंग पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के अंदर। ये 100% कह रहा हूँ, जिस भी बच्चे ने 45 डेज की क्लास ले ली ना, 45 डेज क्या होते हैं आपको पता है? 1.5 महीने का समय होता है। 1.5 महीने से अगर किसी ने बच्चे ने क्लास ले ली, ये मानना कि उसके 99% उसका जो कॉन्फिडेंस है और उसकी जो सिलेक्शन का रेशो है वो 100% तक बढ़ जाएगा। आगे बस इसमें, तो किसी भी क्वेश्चन पेपर को नहीं छोड़ना है, किसी भी लेक्चर को नहीं छोड़ना है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को समझना, फिर उसका आंसर करना, बाकी नहीं आएगा तो हम बैठे हैं, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, ए क्लाइंट हु अंडरगॉन द पेरिफेरल आर्टेरियल बाईपास सर्जरी। क्या हुआ है? पेरिफेरल पेरिफेरल बाईपास सर्जरी हुई है, ठीक है? आर्टेरियल सर्जरी हुई है 16 घंटे एगो, मतलब 16 घंटे एगो उसकी जो सर्जरी है वो हो चुकी है। एंड कंप्लेन्स ऑफ इंक्रीजिंग पेन, कंप्लेन्स ऑफ इंक्रीजिंग पेन, पेन की कंप्लेन कर रहा है इन द रेस्ट एट लेग। जब वो आराम कर रहा है तो उसके पैर में दर्द हो रहा है। ये क्लासिकल साइन होता है बच्चों। ये जो वर्ड लिखा गया है पेन एट रेस्ट, कि रेस्ट करने पे भी दर्द हो रहा है, क्लासिकल साइन है। वो किसका है मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? इसी से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाए।
ठीक है, इस बात को नोट करेंगे कि 16 घंटे सर्जरी हुई है, 16 घंटे पहले सर्जरी हुई है, उस क्वेश्चन को क्या हो रहा है, उस पेशेंट को पेन हो रहा है लेग्स के अंदर एट रेस्ट, रेस्ट करने पे उसको पेन हो रहा है। एंड विच वर्सन द मूवमेंट, विच वर्सन द मूवमेंट, जो कि आप वो अगर कोई भी पैर अपना मूव करता है, वो अपना पैर अगर मूव करता है तो उस कंडीशन के अंदर उसको ज्यादा पेन देखने को मिलता है। वर्सन और कंडीशन, उसको और ज्यादा पेन देखने को मिलता है, और ज्यादा कंडीशन उसकी खराब हो जाती है। ठीक है, वर्सन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एंड इज accompanied as it accompanied by the paresthesia, पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया, पैरेस्थीसिया का मतलब क्या होता है, देखो मैं इसका मतलब भी आपको बताने वाला हूं। बेस्ड ऑन द डेटा द नर्स वुड टेक विच एक्शन, कौन सा एक्शन लेगी कि आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं उसके बारे में ध्यान देना है। ठीक है, आप क्या कॉल करोगे फिजिशियन को तुरंत की तुरंत? देखो, आपको तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने आप से क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे। क्वेश्चन का पढ़ने का तरीका होता है, आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अपने आप से पढ़ो। समझा तो मैं रहा हूं लेकिन अपने हिसाब से समझो, मैं आपको एग्जाम में समझाने पे नहीं आऊंगा। किसी भी जब भी आप लेक्चर को देखते हो तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप खुद से समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप उस पेपर को खुद से नहीं समझोगे, कुछ क्वेश्चन को खुद से नहीं समझोगे, तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। काफी बच्चों की आदत होती है कि 2x की स्पीड में चल रहे हैं और मास्टर समझा रहा है तो समझ रहे हैं क्वेश्चन को, हमें कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपको समझाया, आपने आंसर कर दिया, वो करेक्ट बात है, लेकिन आपको खुद को इस पेपर को समझना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर अल्टीमेट आपको ही समझना है, मैं आपको समझाने वहां पे नहीं आऊंगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को समझो, खुद से समझो। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि अंडरवेंट द पेरिफेरल बाईपास सर्जरी हुई है। देखो, सर्जरी से हमें उतना मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना मतलब है कि 16 एगर से हुई है। हमें जो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है उसकी हमें क्या करनी है, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो पेशेंट क्या क्या कंप्लेन कर रहा है कि भैया पेन हो रहा है, उसको लेग लेग में पेन हो रहा है रेस्ट करने के साथ, और जब भी मूवमेंट करता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। पैरेस्थीसिया पेशेंट को हुआ है, तो बेस्ड ऑन डेटा क्या क्या कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं? क्या आपको तुरंत कॉल करोगे फिजिशियन को, एडमिशन करोगे ओपियोइड एनाल्जेसिक, कि पेन हो रहा है तो उसको ओपियोइड एनाल्जेसिक दे दो। अप्लाई वार्म मॉइस्ट हीट फॉर कंफर्ट, कि आप उसको हीट और कंफर्ट के लिए क्या करोगे, अप्लाई करोगे। एंड अप्लाई आइस टू मिनिमाइज एनी डेवलपिंग स्वेलिंग, कि वहां पे जो स्वेलिंग हो रही है वहां पे आप आइस अप्लाई कर दोगे। देखो, तब तक आपको कुछ नहीं करना है जब तक कि डॉक्टर आपको ना बोले। देखो, कंडीशन आपको खुद को समझनी होगी, ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है जो हमें अर्जेंट करना है। ठीक है, क्या करना है, बेटा एंड विच टेकन, आपको क्या करना है। देखो, इसमें ऐसा कोई प्रायोरिटी वाला नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं दिया है कि आपको प्रायोरिटी पे क्या रखना है। इसके अंदर कोई प्रायोरिटी का निशान नहीं है, कोई अर्जेंट का निशान नहीं है। आपको सिर्फ इतना बताया कि इस कंप्लेन के साथ आप क्या करोगे, समझो किसी बात को। देखो, पैरेस्थीसिया का मतलब आपको मैं बता देता हूं। टिंगलिंग सेंसेशन क्या होता है? टिंगलिंग सेंसेशन, इचिंग, टिंगलिंग सेंसेशन होना, इचिंग होना, ठीक है, बर्निंग होना, पिकलिंग होना अंडर द स्किन, अंडर द, भैया स्किन के नीचे, स्किन के नीचे, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे आपको क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलेगी कि भैया टिकलिंग सेंसेशंस हो रहे हैं, पेरिफेरल हम कह सकते हैं बर्निंग सेंसेशंस हो रहे हैं। ठीक है, और आपको इचिंग वगैरह देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है? पैरेस्थीसिया। आपको इरिटेटिव जो मटेरियल होता है या इरिटेटिव कंपार्टमेंट होता है या कंफर्ट जोन जो होता है वो आपका चला गया है, इरिटेट आप हो रहे हो वहां उस जगह को लेके। ठीक है, अब आपने क्या कहा कि पेन एट रेस्ट, आपको पेन भी हो रहा है रेस्ट करते समय। तो ऐसी कंडीशन किसको दर्शाती है बच्चों? ऐसा जब भी देखने को मिलता है, सर्जरी के बाद आपको देखने को मिल रहा है, सर्जरी करी है वहां पे, प्लास्टर कास्ट या फिर जो भी हम कह सकते हैं वहां पे ड्रेसिंग अप्लाई करी होगी या इचिंग वगैरह आपको देखने को मिल रही है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ है? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। देखो, कंपार्टमेंट सिंड्रोम की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। कैसी होती है? इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन। इसमें अपने आप से कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत के तुरंत कॉल करना है फिजिशियन को, कॉल टू
फिजिशियन, आपको अपने आप से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो फिजिशियन को। आपने फिजिशियन को कॉल कर दिया, बस उतना ही बहुत है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, देखो इसका क्लासिकल साइन होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम का एक क्लासिकल साइन होता है, क्लासिकल साइन होता है पेन एट रेस्ट। पेन एट रेस्ट, कि जब भी आपको पेन देखने को मिलता है रेस्ट करने की कंडीशन में, और वो मूवमेंट के साथ वर्सन होता है या तेज होता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ऐसा आपको फ्रैक्चर वाले पेशेंट जिसके अंदर क्या लगा होता है, क्या लगा होता है, प्लास्टर कास्ट लगा होता है, उन पेशेंट के अंदर भी जरूरत देखने को मिल जाता है क्या, आपका उन पेशेंट के अंदर भी आपको क्या देखने को मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपको देखने को मिल जाता है। अब ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्यों होता है, अगर हम बात करें कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम, सीएस मैंने लिखा है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो हो रहा है वो क्यों होता है सर, इसका हमें मतलब बताइए। देखो, आपने सर्जरी करी है, सर्जरी करी है, अब वहां से ब्लीडिंग भी होगी। ठीक है, आपने सर्जरी करके उसको आपने पैक कर दिया है सूचर वूचर लगा के, ठीक है, अब वहां से ब्लीडिंग भी होगी, वहां पे ब्लीडिंग होगी तो एडिमा भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये हमारे कंप्रेस करते हैं नर्व्स। भाई वहां पे जितना स्पेस है उतना ही तो है, अगर वहां पे कोई ब्लीडिंग होगी या एडिमा होगा तो स्पेस कम पड़ जाएगा, और वहां की जो ब्लड वेसल्स होंगी, वहां की जो नर्व्स होंगी, उनको क्या करेंगे, वो कंप्रेस करेंगे। तो ये क्या करेंगे, कंप्रेस द नर्व्स, ये हमारी मसल्स को, नर्व्स को कंप्रेस करने का काम करते हैं। और जब भी कंप्रेस होते हैं तो आपको क्या देखने को मिलती है वहां पे, क्या देखने को मिलता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपको देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिलता है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपको देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है, नर्व्स अगर ब्लॉकेज होंगी तो वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वैस्कुलर कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को मिलेगा। आगे मेरी बात समझ में, तो आपको अगर ऐसा देखने को मिलता है कि वेस्कुलर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे लाल लालियों, कंपार्टमेंट सिंड्रोम कहेंगे। और कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, तुरंत उसको वहां से ओपन करना होता है। और हम फिशियोटॉमी भी करते हैं, क्या करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फेशियोटॉमी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का ट्रीटमेंट होता है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है फिशियोटॉमी। आप उसको फिशियोटॉमी करेंगे, ओपन करके देखेंगे, वहां पे एक विंडो बनाएंगे ताकि वहां पे जो जो चीजें रिलीज हो रही हैं वहां पे रिलीज हो जाए। तभी तो आपने देखा होगा, जब भी हम सर्जरी करते हैं, जब भी हम सर्जरी करते हैं तो वहां से एक पाइप निकाल देते हैं ड्रेन के लिए। आपने देखा होगा ऐसे ड्रेन के लिए हम पाइप निकाल देते हैं, क्यों निकालते हैं, क्योंकि कंपार्टमेंट सिंड्रोम को प्रिवेंट करना होता है। प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रेन निकाल देते हैं, निकालते हैं नहीं निकालते हैं, कि सर बिल्कुल निकालते हैं। तो उसी कंडीशन के अंदर आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, इस कंडीशन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर किसी को डाउट बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि आपको तुरंत कॉल कर देना है फिजिशियन को, फिजिशियन को जैसे ही आप कॉल करोगे फिजिशियन आएगा और क्या काम करेगा, उस कंडीशन को देखने की कोशिश करेगा कि पेशेंट को क्या क्या तकलीफ हो रही है, कौन कौन से सेंसेशंस पेशेंट को देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेशेंट्स को डिस्कम्फर्ट पैदा करती हैं। अब ऐसे अगर डिस्कम्फर्ट में पेशेंट पड़ा रहेगा तो आपको देखना जरूर पड़ेगा पेशेंट को, और उसकी डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो आपको तुरंत के तुरंत, देखो ऑपवर्ड एनालिसिस आप खुद से नहीं दे सकते हो, आपको अथॉरिटी नहीं है, आपको बिना डॉक्टर की परमिशन के, आप नर्सिंग ऑफिसर्स हो, आपको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने का काम है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और ये जो बता रहे हैं दो ऑप्शंस की, अप्लाई द वार्म एंड मॉइस्ट, देखो कभी भी अप्लाई नहीं करना है कुछ भी सर्जिकल साइट पे। भाई आपको एक चीज समझाता हूँ, आपको एक चीज समझाता हूँ कि सर्जिकल जहां भी प्रोसीजर होता है या सर्जिकल साइट पे आपको कोई भी क्रीम, कोई भी पाउडर, आपने पढ़ा होगा ये कंडीशंस तो बीएससी नर्सिंग के अंदर, कि जब भी सर्जिकल साइट होती है वहां पे किसी भी क्रीम का, किसी भी पाउडर का, किसी भी अप्लाई हॉट एंड कोल्ड, तो आपको किसी भी तरह के ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है वहां पे, कि आपने वहां पे कर दिया कि सर इसको वार्म लग रहा है तो मैंने ठंडा बना दिया, ठंडा इसको अप्लाई कर दिया, स्वेलिंग हो रही है तो मैंने ये अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। किसी भी सर्जिकल प्रोसेस, सर्जिकल साइट पे आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इन्फेक्शन के रेशो आप ज्यादा बढ़ा दोगे। आगे बात समझ में,
चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों? बहुत बढ़िया। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का एक क्लासिकल साइन होता है पेन एट रेस्ट, और इन्वर्सन होता है मूवमेंट के साथ। आपको ध्यान रखना है तुरंत के तुरंत इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्योंकि इसमें इमरजेंसी फेशियोटोमी की जरूरत होती है तुरंत के तुरंत। आगे बात समझ में? चलिए, क्योंकि नब्स का मामला है, नब्स ब्लॉक हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द नर्स इज एम्बुलेटरी केयर, द नर्स इज एम्बुलेटरी केयर क्लिनिक्स, एम्बुलेटरी केयर क्लिनिक पे काम कर रही है। टेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर, एक ब्लड प्रेशर लेती है क्लाइंट का इन द आर्म, इन द लेफ्ट आर्म। इट इज कितना है उसका जो बीपी है वो कितना आया है बच्चों? लेफ्ट आर्म से उसने ब्लड प्रेशर लिया है 200 बाई 118 mm ऑफ एचजी आया, मतलब कि हाइपरटेंशन उस पेशेंट को दिखाई दे रहा है। तो विच एक्शन शुड नर्स इंप्लीमेंट नेक्स्ट? दूसरा काम क्या करे भाई? दूसरा काम क्या क्या कर सकती है? नोटिफाई द फिजिशियन, फिजिशियन को नोटिफाई करने का काम करेगी, है ना? एंड इन रिक्वायर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स, कि भैया किडनी डिसऑर्डर्स की वजह से, देखो किडनी डिसऑर्डर्स होंगे तो क्या होगा? बीपी बढ़ने की कोशिश करेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन इसके अंदर कंडीशन नहीं पूछी गई है, आपको ये पूछा गया है, आपको सिर्फ ये बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, समझो। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि आपको अब क्या करना है। हाइपरटेंशन पेशेंट को आपने रीडिंग ली, आपको देखा कि इसका तो बहुत ज्यादा बीपी आ रहा है, तो आपने क्या करोगे? उसका पूछ रहा है बस, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे नोटिफाई करोगे, देखो नोटिफाई तुरंत नहीं करना है, तुरंत नोटिफाई नहीं करना है। पहले आपको खुद से मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है इस चीज को। पहले आप अच्छे से चेक कर लो उस चीज को। एंड चेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर इन द राइट आर्म पे चेक करना है। एंड रीचेक द ब्लड प्रेशर इन द सेम आर्म इन द 30 सेकंड्स। विद इन 30 सेकंड्स के अंदर आपको दूसरे आर्म के अंदर चेक, उसी आर्म के अंदर आपको चेक कर लेना है। फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, ठीक है? देखो क्वेश्चन को समझना है, इस चीज को मैं आपको समझाता हूँ कि आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो एम्स के अंदर, आपने पेशेंट का बीपी लिया, आपने पेशेंट का बीपी लिया, एज्यूम करो अपने आप को एक नर्सिंग ऑफिसर हो आप एम्स के अंदर, आपने पेशेंट का बीपी लिया। बीपी लेने के बाद आपने क्या किया? लेफ्ट आर्म से लिया, लेफ्ट आर्म से आपने बीपी लिया, और लेफ्ट आर्म से बीपी लेने के बाद क्या देखने को मिला आपको कि भैया 200 बाय 118 mm ऑफ एचजी का उसका बीपी आया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? देखो, ना तो आप कॉल करोगे फिजिशियन को, ना आप उसका पर्टिकुलर डायग्नोसिस जानोगे कि इसका डायग्नोसिस क्या करने की जरूरत है, और ना ही आप उसी उसी हाथ से बीपी लोगे। अगर यहाँ पे 2 मिनट्स का समय होता कि 2 मिनट के बाद हमें बीपी लेना है, कि सेम हाथ से आप 2 मिनट के बाद बीपी ले सकते हो, 30 सेकंड के अंदर नहीं ले सकते हो। इस बात का ध्यान रख लेना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आपको रिचेक करना है सेम आर्म से, कि लेफ्ट आर्म से ही आपको चेक करना है, तो कितने मिनट के बाद या कितने घंटे के बाद आपको चेक करना है। तो एटलीस्ट 2 मिनट का गैप होना चाहिए उसी हाथ से चेक करने के लिए। आगे बात समझ में? चलिए, अब आपने बीपी ले लिया है, लेकिन देखो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि तीसरा हमें क्या बताया गया है कि 30 सेकंड के अंदर लेना है, तो 30 सेकंड तो हमें लेना ही नहीं है। हमें 2 घंटे का समय, 2 मिनट का समय हमें कम से कम लेना है। बीपी आपने लेफ्ट आर्म से ले लिया, बीपी हाई रीडिंग आई है, तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन या फिर नेक्स्ट आपका क्या होना चाहिए कि आपको राइट आर्म से बीपी लेना चाहिए। क्योंकि कंफर्म तो करो आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट आर्म से बीपी ज्यादा आता है, क्योंकि हमारा सर्कुलेशन ज्यादा, हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड ही प्रेजेंट होता है नहीं होता है। तो कभी कभी क्या देखने को मिलता है? फॉल्स रीडिंग देखने को मिल सकती है, या तो आपका टाइट लूज, आपका जो कफ आपने बांधा है वो लूज हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, या बड़ा हो सकता है उसकी वजह से आपको बीपी हाई देखने को मिल सकता है। तो उसी कंडीशन के हिसाब से आपको क्या करना है? राइट आर्म में जाना है, और राइट आर्म से आपको क्या करना है? बीपी को मेजर करना है। राइट आर्म से आपने बीपी को मेजर किया, ठीक है। राइट आर्म से मेजर करने के बाद भी अगर ये आता है, दो कंडीशंस होंगी, या तो बीपी कितना आया कि भैया 200 बाई 118 सेम आया, या फिर हम कह सकते हैं इसके आसपास ही आया लेकिन हाई बीपी आया। बीपी कैसा आया? इंक्रीज आया। तो हमें क्या करना है? कॉल करना है फिजिशियन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी? पेशेंट का बीपी कैसा आ जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। अगर पेशेंट का बीपी नॉर्मल आता है तो किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी कॉल करने की, अननेसेसरी परेशान करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
क्योंकि हमें भी ये चीजें हम रोज फेस करते हैं। हम जब ड्यूटी पे होते हैं, ड्यूटी आवर्स में होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो हम ये चीजें रोज फेस करते हैं कि हमने इस कप में, इस हाथ में कप बांधा था, इसमें बीपी रीडिंग ज्यादा आ रही है, तो तुरंत हमने क्या करा, लेफ्ट आर्म में या राइट आर्म में हमने क्या किया, उसको बीपी कप को बांधा और उसके बाद उसकी रीडिंग ली, उसको कंफर्म किया। अगर सेम रीडिंग आ रही है तो हमें कॉल करना होगा फिजिशियन को, या फिजिशियन को बुलाना होगा। और अगर नॉर्मल रीडिंग आती है तो हमें कोई जरूरत नहीं। आगे बात समझ में, तो रीचेक आपको हमेशा करना है। अगर ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसा कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ऐसे देखो, इन रिक्वायर अबाउट द प्रेजेंस ऑफ किडनी डिसऑर्डर, ठीक है, ये बात मैं आपकी मानता हूं कि ये तो लेकिन चीज डायग्नोसिस है हमारा, कि ये तो परेशानी है पेशेंट को। क्योंकि किडनी डिसऑर्डर्स होंगे तो क्या होगा, जब भी किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं तो पेशेंट को क्या देखने को मिलता है, कि हाई बीपी देखने को मिलता है, बीपी हाई देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है। क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, रिटेंशन हो जाता है फ्लूइड का, तो उस कंडीशन के अंदर आपको बीपी ज्यादा देखने को मिल सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको हमेशा क्या करना है, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो आपको कंफर्म करना है, रीचेक करना है। और अगर सेम रीडिंग आती है तो कोई बात, आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। अगर नहीं आती है तो आपको क्या करना है, किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत। चले, रीचेक द क्वेश्चंस। आप देखो फोर्थ ऑप्शन के अंदर बताया 30 सेकंड के अंदर आपको सेम आंसर करना है, लेकिन नहीं करना। आपको मिनिमम 2 मिनट्स का टाइम आपको चाहिए। कितना टाइम चाहिए मेरे प्यारे लाल लालियो? आपको 2 मिनट्स का एटलीस्ट टाइम चाहिए। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। देखो, कुछ एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। जो हाइपरटेंशन वाले मरीज होते हैं, हाइपरटेंशन आपको मरीज होते हैं, वो मेजर रिस्क पे होते हैं। मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी फॉर कोरोनरी सेरिब्रल रीनल एंड वैस्कुलर डिजीज। तो ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं हाइपरटेंशन एट मेजर रिस्क, मतलब कि जो कोरोनरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सेरिब्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, रीनल प्रॉब्लम्स होती हैं, वैस्कुलर डिजीजेस होती हैं, उन कंडीशंस के अंदर हाइपरटेंशन होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक की क्लास? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, समझना है, फिर उसका आंसर करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, समझना। एक क्लाइंट विद बॉबल ऑब्स्ट्रक्शन, एक क्लाइंट है जिसका बॉबल ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, एंड हैड ए एनजी हैड ए एन आई ने जो इंटेस्टाइनल ट्यूब डली हुई है प्लेस 24 आवर्स एगो, कि 24 आवर्स से एक उसको ट्यूब डली हुई है, एंड विच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट दैट द नर्स दैट द ट्यूब इज प्रॉपर्ली लोकेटेड इन द इंटेस्टाइन। कि क्या वो हमारी ट्यूब जो है, वो क्या है, कि क्या जो हमारी ट्यूब है वो एग्जैक्टली इंटेस्टाइन के अंदर है या नहीं, हमें कैसे उसको मेजर करेंगे। देखो, आपको मैंने अभी तक जो चीजें बताई हैं वो क्या बताई हैं, कि एनजी के बारे में बताया कि सर एनजी, जब भी एनजी को हम क्या करते हैं, एनजी के प्लेसमेंट को हम जब चेक करते हैं तो आपको क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती हैं। देखो, जब भी आप एनजी मतलब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के प्लेसमेंट को, मैं एनआई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनजी की बात कर रहा हूं, मैं एनजी की बात कर रहा हूं। तो एनजी की बात करते समय हमने क्या बताया, कि सबसे पहला आंसर होता है चेस्ट एक्सरे, कि आपको चेस्ट एक्सरे पे सबसे ज्यादा जाना है। दूसरी बात, अब किस किस तरीके से चेक कर सकते हो, तो उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पहला, आप चेस्ट एक्सरे से कर सकते हो, और बावल साउंड सुन सकते हो, ठीक है। नंबर 3, आप भाई एयर पुश करके वावल साउंड सुन सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पीएच चेक कर सकते हो। तो ये कुछ जनरल कंडीशंस है, उसके अंदर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपसे कोई क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो, एनआई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि एनआई की बात कर रहे हैं, मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर की बात कर रहे हैं। इंटेस्टाइन के अंदर आप चेस्ट रेडियोग्राफ से देख सकते हो। चेस्ट एक्सरे नहीं करना, आपको एब्डोमेन एक्सरे करना पड़ेगा। एब्डोमिनल एक्सरे करना पड़ेगा, चेस्ट एक्सरे के अंदर ये नहीं आएगी, ध्यान रखना इस चीज का। आपको एब्डोमिनल एक्सरे करना पड़ेगा,
वॉवल साउंड्स आप नहीं सुन सकते क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर है। ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर है ये ट्यूब, बाउल साउंड का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। आप पीएच चेक कर सकते हो पेशेंट की, कि वहां से एस्पिरेट किया आपने, पीएच चेक कर ली। सबसे बेस्ट मेथड होता है, देखो जब भी हम एनजी ट्यूब एनजी डालते हैं तो चेस्ट एक्सरे हम करवाते हैं, लेकिन जब भी हम एनआई डालते हैं, ने जो इंटेस्टाइनल डालते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम सबसे पहला काम होता है हमारा पीएच चेक करने का। हमें एब्डोमिनल एक्सरे हम बहुत क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर करवाते हैं। बाकी कोई ऐसा डिसएडवांटेज नहीं है, आप करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले पीएच चेक करवाना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि आपने 24 आवर्स से बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है पेशेंट को, आपने क्या देखा, ट्यूब प्लेस कर दी, तो आप उसको प्रॉपर्ली लोकेटेड इंटेस्टाइन के अंदर है या नहीं, आप कैसे उसको पहचानोगे। मैंने आपको बताया कि बाउल साउंड आर एब्सेंट, कि बाउल साउंड एब्सेंट होंगे। देखो एब्सेंट और प्रेजेंट का कोई रोल नहीं है, बाउल साउंड्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मैंने आपको बताया। ये आंसर कर दो, क्लाइंट डज नॉट बीइंग क्लाइंट डिनाइज, क्लाइंट डिनाइज बीइंग एब्सेंट, कि क्लाइंट को जो नोजिया बी बीइंग नोजियस, की क्लाइंट क्या होगा, मना करेगा कि मुझे नोजिया अब नहीं हो रहा है। क्लाइंट डिनाइज, कि पेशेंट क्या करेगा कि मुझे नोजिया की कंप्लेंट अब नहीं है। ठीक है, एस्पिरेट द ट्यूब एंड पीएच 7, की पीएच वहां का क्या देखने को मिलेगा, 7 आपको पीएच देखने को मिलेगा। एन abdominal X-ray, the abdominal X-ray indicate that the end of the tube in the tube is above the pylorus, कि पायरलस के ऊपर है। देखो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा इंटेस्टाइन के बारे में, इंटेस्टाइन पायरलस के नीचे होता है, ऊपर होता है, सबसे पहली बात तो ये आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको एस्पिरेट करना पड़ेगा, एस्पिरेट करने से भी आपको समझना पड़ेगा कि वहां का पीएच कितना होता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको समझनी पड़ेंगी, लेकिन दोनों बातों का ऊपर की जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है उनका दोनों का कोई मतलब यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि अगर पेशेंट के अंदर आपने क्या किया, देखो अगर आपने पेशेंट के अंदर ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना है, अगर आप पीएच के द्वारा चेक कर रहे हो, अगर एनजी है, एनजी कहाँ डलती है, इनटू द गैस्ट्रिक और स्टमक। ठीक है, इनटू द गैस्ट्रिक और स्टमक के अंदर हम क्या डालते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को डालते हैं। डालते हैं नहीं डालते हैं कि सर बिल्कुल डालते हैं। अब जब भी हम इस चीज को वहां पे डालते हैं, हम क्या करते हैं, क्या करते हैं पीएच के द्वारा। तो स्टमक का पीएच आप सभी को पता है कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। तो आप जब भी वहां से पीएच एस्पिरेट करोगे, या फिर हम कह सकते हैं फ्लूइड एस्पिरेट करोगे, तो और उसका पीएच जांचोगे, पीएच चेक करोगे, तो कैसा देखने को मिलेगा, लेस देन 7, या फिर हम कह सकते हैं हाईली एसिडिक। ये तो पता होगा आपको पीएच स्केल के बारे में, कि यहाँ पे 0 से 14 तक मार्किंग होती है, 7 पे न्यूट्रलाइज होता है। अगर आपको यहाँ देखने को मिलती है, मतलब 7 से कम, 0 से और 7 के बीच में देखने को मिलता है, तो वो एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर देखने को मिलता है तो वो एल्केलाइन होता है। पता है ना ये चीजें तो, बहुत बढ़िया। जब आपने क्या देखने को मिला, आपने क्या देखो, पीएच को चेक किया तो आपको हाईली एसिडिक देखने को मिला, मतलब कि आपको 3 to 5 पीएच देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब आपने क्या किया, एन आई को आपने एस्पिरेट किया, मतलब एन आई ट्यूब डाली गई है, ने जो इंटेस्टाइनल डाली गई है। अब वहां से एस्पिरेट किया आपने फ्लूइड को, एस्पिरेशन किया फ्लूइड। अब जब आपने एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड वहां से कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना होगा, उसका पीएच चेक करना होगा। अगर आपको वहां का पीएच एल्केलाइन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वो एल्केलाइन इन नेचर होते हैं, वहां पे किसी प्रकार का एसिड नहीं पाया जाता है, वहां पे किसी प्रकार का कोई एसिड नहीं पाया जाता है, एल्केलाइन होता है वहां पे जो मटेरियल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां का जो एनवायरनमेंट होता है वो एल्केलाइन होता है। तो आपको मोर देन 7 पीएच आपको देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब आपकी ट्यूब जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर ही है। आपकी जो ट्यूब है वो इंटेस्टाइन के अंदर ही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्या मेरी बात समझ में आ गई। और जब भी आप एब्डोमिनल एक्सरे के द्वारा देखते हो, तो आपको क्या देखने को मिलती है, जब भी आपने एब्डोमिनल एक्सरे किया,
एब्डोमिनल जब भी आप एक्सरे करते हो, एब्डोमिनल आप जब भी एक्सरे करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपकी जो ट्यूब है वो कहाँ प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आप जब चेस्ट एक्सरे करते हो तो आप क्या देखते हो कि आपकी जो एनजी को आप जब भी देखते हो तो एनजी के अंदर चेस्ट एक्सरे करते हैं। जब भी आप चेस्ट एक्सरे करोगे तो आपकी ट्यूब कहाँ देखने को मिलेगी, स्टमक के अंदर देखने को मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? जहां तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है बच्चों? देखो, सबसे पहली बात आपको यही याद रखना है कि आपने पीएच को चेक किया और पीएच के अंदर क्या देखने को मिला आपको, एस्पिरेट करने पे कि आपका जो पीएच का जो पीएच वहां का जो है वो आपको कितना देखने को मिलेगा, 7 देखने को मिलेगा। एंड एब्डोमिनल एक्सरे इंडिकेट करेगा किस चीज को, एंड ऑफ द ट्यूब इज अबव द पैरोलस। अगर पैरोलस के अबव है तो ये भी बात गलत है, मतलब कि वो स्टमक के अंदर ही है, प्रॉपर इंटेस्टाइन के अंदर नहीं है। बिलो द पैरोलस बोलता तो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A client is being brought into the emergency department after suffering the head injury. The first action by the nurse is determine the client. फर्स्ट एक्शन नर्स का क्या होगा? एक क्लाइंट बीइंग एडमिटेड वार्ड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, कि भाई एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर एक क्लाइंट आया है, सफरिंग है हेड इंजरी से। द फर्स्ट एक्शन, देखो फर्स्ट एक्शन के बारे में पूछा गया है, नर्स डिटरमाइन द क्लाइंट। सबसे पहले जब भी फर्स्ट एक्शन आता है तो हमें पेशेंट के मरने वाले की कंडीशन देखनी होती है कि इस कंडीशन से पेशेंट मर सकता है, इस कंडीशन से पेशेंट को हार्म हो सकता है, उस पेशेंट को उसी कंडीशन से ट्रीट किया जाए। आगे बात समझ में? जितनी भी प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं हमें उनमें मरने का देखना होता है कि पेशेंट मर तो नहीं रहा है, कि ऐसी कोई बात तो नहीं जिससे पेशेंट मर सकता है। उस बात को आपको ढूंढना है, आपका आंसर सही जाए। जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हेड इंजरी के क्वेश्चंस में लेवल ऑफ कॉन्शियस कोर्स कर देते हैं, जबकि लेवल ऑफ कॉन्शियस ही नहीं होता है हर एग्जाम के अंदर, क्योंकि हर एग्जाम का हर क्वेश्चन का पैटर्न अलग अलग होता है, हर क्वेश्चन के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, जिसने भी किया है वो गलत है। पल्स एंड ब्लड प्रेशर आपको देखना है, आपको रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ देखनी है, आपको क्या करना है, एबिलिटी टू मूव एक्सट्रीमिटी, आप उसको देखोगे कि वो उसकी हाथ पैर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उसका कॉन्शियस लेवल क्या है, जबकि उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रखा है, उसको क्या हो रखी है भैया। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आता है और वहां पे रेस्पिरेटरी वाली प्रायोरिटी आपको देखने को मिलती है तो 100% आपका आंसर सही जाएगा। आपको रेस्पिरेशन पे जाना है, हेड इंजरी का पेशेंट है, हेड इंजरी के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको पता है, रेस्पिरेटरी सेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं ब्रेन के अंदर। अब जब रेस्पिरेटरी सेंटर ही डिप्रेस हो जाएंगे तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, कि भैया उसका हमें क्या देखना है, रेस्पिरेटरी स्टेटस देखना है कि वो सांस ढंग से ले रहा है नहीं ले रहा है। सबसे पहला, उसका एयरवे पेटेंट है या नहीं है, उसका एयरवे पेटेंट है या नहीं है, बताएंगे फटाफट से कि उस पेशेंट का हमें क्या करना है, उस पेशेंट का सबसे पहले एयरवे पेटेंट करना है। सबसे पहला एक्शन तो आप क्या करोगे भैया, उसके रेस्पिरेशन को देखोगे। सेकंड ऑप्शन उसके उसके क्या देखोगे, पल्स एंड ब्लड प्रेशर को देखोगे। उसके बाद आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर आप एक्सट्रीमिटीज को मूव देखने को मिल सकती है। आगे बात समझ में? किसी को कोई ऑप्शन के अंदर किसी को कोई डाउट है, किसी भी ऑप्शन के अंदर किसी को कोई डाउट है बच्चों? चलें अगले क्वेश्चन। देखो जब भी मैं आपको प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन देता हूं तो आपको रेस्पिरेटरी की तरफ सबसे पहले भागना है, आंख बंद करके भाग जाओ, 100% क्वेश्चन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हेमरेजिक शॉक, एक पेशेंट है आपके पास एक पेशेंट है जो कि क्लाइंट है, हेमरेजिक शॉक का है, हेमरेजिक शॉक का है, हाउ शुड द नर्स पोजीशन इन द क्लाइंट, आपको कौन सी पोजीशन इसकी पेशेंट के अंदर देनी है। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि हेमरेजिक शॉक क्या होता है। देखो हेमरेजिक शॉक का मतलब होता है, हेमरेजिक का मतलब होता है ब्लड लॉस, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। हेमरेजिक का मतलब होता है इंटरनली ब्लड लॉस हो या एक्सटर्नल हो, उसको बोलते हैं हेमरेजिक शॉक। देखो ब्लड लॉस होगा तो क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन भी लैक हो जाएगा, ऑक्सीजन कम देखने को मिलेगा, और जो हमारे ऑर्गन्स होंगे उन तक ब्लड जो है वो कम हो जाएगा। ब्लड क्या होगा, ब्लड कम पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी, कार्डियक आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक आउटपुट भी कम देखने को मिलेगा, और जब भी कार्डियक आउटपुट कम देखने को मिलता है
कार्डियक आउटपुट भी जब भी कम देखने को मिलता है, उस पेशेंट के अंदर शॉक की कंडीशन अराइज हो जाती है, ठीक है। और अब दूसरी कंडीशन के अंदर हमें देखना है कि क्लाइंट के अंदर पोजीशंस की बात करी गई है कि पोजीशन आपको क्या देनी है। देखो शॉक की जो पोजीशन होती है, काफी बच्चे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ट्रेंडलबर्ग पोजीशन नहीं देनी है, ठीक है। बहुत लंबे अरसे तक नहीं देनी है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको ये पोजीशन नहीं दी गई है, अगर आपको ये पोजीशन नहीं दी गई है तो आपको ट्रेंडलबर्ग पे जाना है, अगर ये दी गई है तो ट्रेंडलबर्ग पे नहीं जाना है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। आपको जब भी कोई पेशेंट आता है हेमरेजिक शॉक वाला, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला, सबसे शॉक का कोई भी पेशेंट आपके पास आता है तो आपको सबसे पहला ब्लड जो पहुंचाना है, आपके कहाँ पहुंचाना है, हार्ट के पास। सबसे पहला जो आपका ब्लड जाएगा वो हार्ट के पास जाएगा, क्योंकि हमें कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करना है। कार्डिक आउटपुट जो कि कम हो चुका है, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब उसको इंक्रीज करना है तो हमें ऐसी पोजीशन देनी पड़ेगी जिससे सारा ब्लड ड्रेन कहाँ पे हो जाए, कहाँ पे हो जाए, हमारे हार्ट के पास हो जाए। तो क्या बताया है, क्या करना है, फ्लैट रखना है बेड को, फ्लैट बेड विद, क्या करना है, लेग्स एलिवेटेड, क्या करना है, बेड को फ्लैट करना है और क्या करना है, लेग्स को एलिवेट करना है। ये कैसी पोजीशन होती है, ये होती है बच्चों शॉक की पोजीशन। कैसी पोजीशन होती है, ये होती है शॉक पोजीशन। आगे बात समझ में, ये पोजीशन को ध्यान रखना है, इस पोजीशन के अंदर क्या करना है, लेग्स को एलिवेट करना है, ये पोजीशन होती है शॉक। अब भैया ट्रेंडलबर्ग पोजीशन क्यों नहीं दे सकते, ज्यादा लंबे समय तक हमें ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का यूज नहीं करना है। क्यों, क्या करेगा, ऐसी पोजीशन जो होती है ये क्या करती है भैया, वीनस रिटर्न को ट्रेन करती हैं, वीनस रिटर्न को बढ़ाती हैं कि जो हमारे पेरिफेरी से जो ब्लड आ रहा है वो तेजी से आए, ठीक है। टेंडल पोजीशन क्यों देती है, क्यों नहीं देती है, क्योंकि टेंडल पोजीशन के अंदर क्या होता है, हेड नीचे होता है और लेग्स ऐसे होते हैं, मतलब पूरी बॉडी जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। ऐसे होती है मतलब हेड आपका नीचे है, पैर आपके ऊपर है, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या करेगा कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो एब्डोमेन जो होता है हमारे डायफ्राम को क्या करता है, एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डायफ्राम को पुश करते हैं। और जैसे ही पुश करते हैं तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है, डायफ्राम कंप्रेस होता है और उसको एक्सपांड होने के लिए जगह कम मिलती है। और वहां पे रेस्पिरेटरी आपको फेलियर आपको देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आपको देखने को मिल सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, फ्लैट बेड एंड विद लेग्स एलिवेटेड पोजीशन देनी होती है। फ्लैट बेड आपको नहीं देना है, रिवर्स स्टैंडर्ड वाइज पोजीशन नहीं देनी है, सेमी सेमी सेटिंग पोजीशन भी नहीं देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई, यहाँ तक की क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। यहाँ तक की क्लास हम स्टॉप करते हैं कुछ इश्यूज के कारण। थैंक यू सो मच।